नमस्कार दोस्तों, वेलकम। अगर आप यूजीसी नेट इन कॉमर्स सब्जेक्ट अगर आप क्रैक करना चाहते हो, दिस इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप वीडियो। सो इस एग्जाम के बारे में जो भी आपकी क्वेरीज है, चाहे वो एग्जाम को लेके, सिलेबस को लेके, कैसे पढ़ाई करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, कैसे तैयारी करें, क्या कट ऑफ है, नए नए क्या चेंजेस हो रहे हैं, एवरीथिंग इन वन वीडियो। सो गाइज, आई एम फ्रॉम ह्यूमन पेरिटस और हम लोग पिछले 12 साल से यूजीसी नेट लोगों का हम लोग निकलवा रहे हैं और मेरे साथ अभिनव सर हैं और अभिनव सर का स्वागत है। सभी लोगों को नमस्कार एंड सो गाइज, ये वीडियो अभी तक यूजीसी नेट के बारे में कोई भी आपके मन में शंका हो, कोई भी बात आपको जाननी हो, छोटी सी बात हो, चाहे एज लिमिट हो, चाहे क्राइटेरिया हो, चाहे तैयारी कैसे करें, चाहे कुछ भी हो, जैसा कि सर ने मेंशन भी किया, योर वन स्टॉप वीडियो। तो शुरू करने से पहले आज के वीडियो में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे उसका एक ना चिट्ठा सा देखते हैं हम। और सर आई आस्क यू कि एक बार आप गो थ्रू कराइए कि आज की वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। ओके, सो गाइज, व्हाट विल कवर कि यूजीसी नेट से हमें मिलता क्या है, उसके बाद कि एग्जाम पैटर्न क्या है, फिर हम जाएंगे कि कब फॉर्म भरना है, कब नोटिफिकेशन आता है, क्या पूरा साइकिल है, उसके बाद सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद कि कितना डिफिकल्ट है एग्जाम, अगर आप एमकॉम कर रहे हैं, यूजीसी नेट दे रहे हैं, क्या फ़र्क है दोनों में। उसके बाद हम लोग आएंगे कि हमारा टारगेट क्या है, कट ऑफ कितना जाता है, कितने मार्क्स लेना हमारे लिए काफ़ी होगा। देन वी कम टू एलिजिबिलिटी, स्पेशली अभी 2024 के बाद काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। सो इन सारे चेंजेस को दिमाग में रख के एलिजिबिलिटी में क्या क्या बदलाव है, हाउ डू दे इफेक्ट अस। उसके बाद हम लोग आएंगे एज लिमिट के ऊपर। उसके बाद हम लोग कैटेगरी सिस्टम क्या है, अभी है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, पहले सिर्फ नेट और जेआरएफ था, अब ये 3 कैटेगरी से क्या मतलब है, इसका क्या रेलेवेंस है। देन विल कम टू कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से नोट्स, कौन सा इंटरनेट, कौन सा रिसोर्सेज, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की तैयारी कैसे करनी है, नंबर 11, हाउ टू प्रिपेयर, एग्जाम निकालना कैसे है। उसके बाद कि मॉक टेस्ट का क्या करें, कितने मॉक टेस्ट, कितना फ़ायदा है, कैसे वाले मॉक टेस्ट, कैसे उनको अपीयर करना, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। देन पीवाईक्यूज़ का क्या रेलेवेंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने करने हैं, कितने साल तक के करने हैं, उनका क्या करें, कहाँ से क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, कहाँ से उनके आंसर मिलेंगे, कहाँ से एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। विल गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स एंड फाइनली 1-2 मिनट हम इस बात पे भी लगाएंगे कि कैसे आप ह्यूमन पेरिटस के साथ अपना यूजीसी नेट आप निकाल सकते हो। सो गाइज, आपके सामने जो ये आइटम हैं, 13-14 एक्शन आइटम्स हैं, इनका हम लोग डिस्कस करेंगे। सो किसी भी यूजीसी नेट इन कॉमर्स सब्जेक्ट अगर निकालना है किसी को भी, उसे इत्मीनान से बैठ के शांति से सब चीज़ें बंद करके दुनिया की इस वीडियो को गो थ्रू करना चाहिए। फिर भी हम लोग जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी एजेंडा आइटम्स हैं, उनका हम लोग टाइम स्टैम्प में भी नीचे डाल दे रहे हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर ये एकदम जाना है तो यू कैन स्ट्रेट अवे जंप टू दैट एंड अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है। अदरवाइज आप विल सजेस्ट कि आप पूरा वीडियो देखिए, इसको आप 2x करके देख सकते हो, जैसे भी आपकी सुनने की शक्ति है। एंड विद दैट नोट हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू किया जाए अभिनव सर? यस, ठीक है। ठीक है। सो गाइज, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यूजीसी नेट का क्या फायदा है, यूजीसी नेट देता कौन है। ठीक है। सो गाइस, प्राइमरली बात यह है कि अगर आपको इंडिया में हायर एजुकेशन में टीचिंग में अपना करियर बनाना है, आपको जो आप शुरुआत करते हो असिस्टेंट प्रोफेसर से, अगर आपको टीचिंग में मतलब आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आईआईएम में, आईआईटी में, जहाँ भी आप अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच, ठीक है, उसमें अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, हायर एजुकेशन में अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो, सो यूजीसी नेट इज योर एलिजिबिलिटी एग्जाम। सो यूजीसी नेट से मिलता क्या है, अब 3 चीज़ें हैं प्राइमरली। नंबर 1 कि आप अगर आप कहीं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ यूजीसी नेट मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वहाँ की एलिजिबिलिटी है।
सो ऐसा नहीं है कि इससे आपको पक्का नौकरी मिल जाती है, प्रोफेसर साहब आप बन जाओगे, पर इससे शुरुआत होगी। इसके बिना तो आपको कोई मतलब इंटरव्यू भी नहीं देने देगा। दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज अ एलिजिबिलिटी एग्जाम। दूसरा फायदा क्या है कि अगर आपको पीएचडी में दाखिला लेना है तो मतलब आपको रिसर्च वाले क्षेत्र में जाना है। बाय द वे, अगर आप इंडिया में हायर एजुकेशन में, अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में टीचिंग में अगर आप जाना चाहते हो तो पीएचडी तो आपको करनी ही होगी। हो सकता है कि आपकी बिना पीएचडी के भी आपकी कहीं नौकरी लग जाए एज असिस्टेंट प्रोफेसर, सिर्फ नेट के बेस पर भी, पर धीरे धीरे आपको ये बात काटने लग जाएगी कि पीएचडी के बिना मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू कि अगर मुझे अपने देश में हर एमबीबीएस डॉक्टर अधूरा फील करता है जब तक वो एमडी नहीं कर लेता, तो बिल्कुल ऐसी बात है। अगर आपकी शायद नौकरी तो शायद आपकी लग जाएगी बिना पीएचडी के भी, सिर्फ नेट के बेस पर, लेकिन आपको हमेशा ना अधूरा फील होगा अगर आपने पीएचडी नहीं की तो। अब अगर पीएचडी करनी है तो कहीं पीएचडी के लिए दाखिला लेना है, तो अब नेट में दो प्रोविजन है। अब जो नया सिस्टम आया है, एक तो है कि दाखिला लेने के लिए तो नेट चाहिए। अगर आप नेट में अच्छे नंबर लेके आते हो, इफ़ यू स्कोर रियली वेल, तो आपको मिलता है जेआरएफ। और जेआरएफ का मतलब सिर्फ इतना है सिंपल भाषा में कि जब आप पीएचडी करोगे आपको सरकार ना पैसा भी देगी, कुछ 35,000, 38,000, 40,000 महीने का आपको पैसा मिलेगा पीएचडी करते हुए, अगर आप जेआरएफ निकाल लेते हो। अदरवाइज पीएचडी में दाखिला ऐसे भी होगा कि बिना 38-40,000 के, डिपेंडिंग अपॉन, कोई कॉलेज 5,000 देगा, कोई 8,000 देगा, कोई देगा ही नहीं, वो अलग अलग है, लेकिन उसके लिए भी आपको नेट तो चाहिए। सो गाइस, समरी क्या है कि नेट एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। रिसर्च में जाना है, टीचिंग में जाना है, नेट से ही आपकी कहानी शुरू होगी। सो नेट से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा अगर आप 2024 में हैं और आप टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सो अब समझ लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह का पेपर आता है, किस तरह के मार्क्स हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या है, एक बार हम उसको समझ लेते हैं। एंड ठीक है। सो गाइज, अपना जो यूजीसी है दैट इज कंडक्टेड इन मोर देन 80 सब्जेक्ट, और उसमें से कॉमर्स एक सब्जेक्ट है। तो हमारा पैटर्न क्या है? सो देर आर 2 पेपर्स, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, 2 अपने पेपर हैं, ठीक है। पेपर 1 में देयर आर 50 क्वेश्चंस, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस, पेपर 1 में 50, पेपर 2 में 100। पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, 100 मार्क्स फॉर पेपर 1 और 200 मार्क्स फॉर पेपर 2, और दोनों को मिला के 300 मार्क्स का अपना यूजीसी नेट होता है। सो पेपर 1 इज नथिंग बट जनरल एप्टीट्यूड, और पेपर 2 क्या है अपना कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में। सो पेपर 1 इज कॉमन अक्रॉस ऑल more than 80 subjects and paper 1 is specific to commerce subject only। और इस तरह अपना पूरा प्लान है। ऑफ कोर्स अब ये जो अपने सवाल हैं पेपर 1 के 50 और पेपर 2 के 100, सो दीज आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि आउट ऑफ 4 यू हैव टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप तुक्का भी मार सकते हो। एंड टोटल जो आपको टाइम मिलता है दैट इज 3 आवर्स, मतलब 150 सवाल करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? 180 मिनट आपको मिलेंगे। पैटर्न ऑफ पेपर क्या है? इट्स नाउ कंप्यूटर बेस्ड, तो इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस होते रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ अब हम बात करेंगे जो जून 2024 जो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी कंप्यूटर बेस्ड। इससे पहले जो हुआ था, जो कि दोबारा होगा जून वाला पेपर, पहले पेपर बेस्ड था, उससे पहले कंप्यूटर बेस्ड था। सो 2018 तक इट वाज अप्रोक्सीमेटली 2018 तक पेपर बेस्ड ही होता था, फिर कंप्यूटर आया, फिर सीबीएसई ने टेक ओवर किया, फिर एनटीए ने किया, एंड नाउ एज ऑफ नाउ योर एग्जाम इज गोइंग टू बी कंप्यूटर बेस्ड ओनली। देयर इज नो गैप बिटवीन पेपर 2 एंड पेपर 1, दोनों को मिला के आपको 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। इस 300 में से आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसके बेस पर ही आपका कट ऑफ डिसाइड होगा, उसी के बेस पे सिलेक्शन होगा कि आप कैटेगरी 1 में जाओगे, कैटेगरी 2 में जाओगे या कैटेगरी 3 में आप लोग जाओगे। इन अदर वर्ड्स, आपको जेआरएफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, या फिर आप सिर्फ पीएचडी के लिए भी आप एलिजिबल हो या नहीं हो। सो दीज
3 categories based on this 300 marks only. And सर इफ आई मे ऐड वन थिंग हियर, तो गाइस जो इस पूरे एग्जाम पैटर्न के डिस्कशन से ऑब्वियसली आपको समझ में तो आ ही गया होगा किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और कैसे आपको 300 में से अपना स्कोर या कट ऑफ, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, टारगेट करना है. बट द बिगेस्ट बात जो आप यहाँ से निकाल के ला सकते हो कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. यानी कि यूजुअली एग्जाम्स में ऐसा होता नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग ना हो, बट यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसका मतलब सीधा सीधा हो जाता है कि अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ा तो ये एक पाप की तरह देखा जाएगा. ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है. या सो अभिनव सर ये कह रहे हैं कि अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो मतलब लॉ प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है कि अगर आप सबको बी या सबको सी मार्क्स भी कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपके 1/4 तो उसी में करेक्ट आपके हो जाने चाहिए. अगेन गाइज, कट ऑफ की जब बात करते हैं ओवरऑल 300 में से कट ऑफ है, लेकिन एक सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी है. आपको पेपर 1 और पेपर 2 में 40% मार्क्स तो लाने ही होंगे. मतलब पेपर 1 में 50 में से आपको 20 सवाल तो ठीक करने ही करने हैं, चाहे पेपर 2 में आप ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आ जाओ. सिमिलरली पेपर 2 में 100 में से आपको 40 सवाल तो ठीक करने ही करने हैं. सो 40% इंडिविजुअल कट ऑफ भी है पेपर 1 और पेपर 2 की, विच इज 35%, 5% की रिलैक्सेशन है कुछ कैटेगरीज के लिए, वो आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में जाके. So guys, let's move on to now next item, which is the notification of exam. कि अगर आप UGC नेट इन कॉमर्स सब्जेक्ट आप देने वाले हो तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, पेपर कब होता है. सो गाइज, पेपर जो प्लान्ड है वो हर साल जून और दिसंबर के महीने में होता है, हर साल. ठीक है. सो जब तक पेपर बेस्ड था, पेपर एग्जाम जब तक पेपर बेस्ड था, कागज पेन पे जो आप लिखते थे, तब तक महीने एक ही दिन होता था सभी के लिए, 80 के 80 सब्जेक्ट्स के लिए. अब कंप्यूटर बेस्ड है तो काफ़ी दिन चलता है, 5 दिन 10 दिन वेरी करता है. कोविड के दिनों में 2-2 महीने भी चला है. सो अप्रोक्सीमेटली 8-10 दिन तो आपका पेपर चलता ही है जो आपका है. सो उसमें से कोई एक दिन आपको अलोकेट होता है और उस दिन आप जाके अपना पेपर देने चले जाते हो. सो साइकिल क्या है, जून और दिसंबर में साल में 2 बार आपका पेपर होगा. उससे अप्रोक्सीमेटली 3 महीना पहले उसका फॉर्म निकलता है, फॉर्म भरते हो, एनटी की वेबसाइट पे अप्लाई करते हो. कुछ फीस है 1000-1500 रुपये, कितना है अभिनव सर? 1000 रुपये फीस है उसकी. वो आप अप्लाई करते हो, अपना फॉर्म भरते हो और पेपर देने आप चले जाते हो. सो गाइस, दिस वाज अबाउट नोटिफिकेशन. अब ये तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जून और दिसंबर में होना है, पर बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ पेपर लीक, बिकॉज ऑफ सो मैनी थिंग्स ये आगे पीछे होता रहता है. क्योंकि अभी तक जो ये सारा ऑनलाइन वाला सिस्टम है ना, इट इज़ येट टू गेट स्टेबलाइज्ड इन द कंट्री. क्योंकि इट्स अ वेरी मेमथ एक्सरसाइज. अप्रोक्सीमेटली 9 से 11 लाख के 20 लोग फॉर्म भरते हैं, उनमें से 70-80% लोग पेपर देने जाते भी हैं. सो इतना मेमथ एक्सरसाइज है, तो इसमें काफ़ी लॉजिस्टिक्स नाइटमेयर है सरकार के लिए. तभी धीरे धीरे वो सेट हो ही रहा है. इसलिए कभी रीटेस्ट हो रहा है, कभी कोविड है, कभी काफ़ी दिन चला, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, वो सब कुछ चीज़ें होती रहती है. सो दिस इज अबाउट द एंटायर साइकिल एंड अबाउट नोटिफिकेशन. आपको क्या याद रखना है कि एग्जाम से 2-3 महीने पहले आपका फॉर्म निकलता है और आपको जाके एनटी वेबसाइट पे फॉर्म भर देना है. हाँ, तो सर बस मैं एक बात ऐड कर रहा था कि इसमें भी एक ना पॉजिटिव साइड ये है कि अब चूंकि ये ऑनलाइन पेपर होता है एंड बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट ये 13 या 14 दिन चलता है, तो ना आपके पास ना पेपर 1 के पर्सपेक्टिव में एक अच्छा काम क्या होता है कि आपके पास ना रिपोजिटरी तैयार हो जाती है कि पेपर 1 के इतने सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाते हैं एक ही अटेम्प्ट में. तो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि कोई भी कीवर्ड है, जैसे पीपल इन एनवायरनमेंट है, उसमें नेट आपसे चाहता क्या है ना. क्या कि वो 5 सवाल है, तो वो 5 सवाल अलग अलग सब टॉपिक में किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, वो ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है. यस. और ये सारे पिछले सालों के पेपर आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो? ऑफ कोर्स एनटी की वेबसाइट पे भी है, पर वो पेपर का पूरा जिस तरह का तरीका लिखने का है, जहाँ आंसर की है, उसको ढूंढने में थोड़ा परेशानी हो सकती है. सो विल टेल यू अ सोर्स जहाँ के आपको सारे PYQ आप आराम से आंसर के साथ आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. विल कम टू दैट. ठीक है. सो गाइज, लेट्स नाउ कम टू नेक्स्ट थिंग विच इज कि UGC नेट अगर आपको कॉमर्स में देना है तो उसका सिलेबस क्या है. ठीक है. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं उसके लिए आपको ह्यूमन पैरेटस की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और वहाँ एक बार हम लोग सिलेबस चल के डिस्कस करते हैं.
सो गाइस, आपको गूगल करना है और ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे आप चले जाओगे, ठीक है। अब जैसे ही आप होम पेज पे आओगे ना, तो होम पेज के पे आपको लिंक मिलेगा एवरीथिंग अबाउट यूजीसी नेट, और उसके अंदर आप जा सकते हो एवरीथिंग अबाउट यूजीसी नेट कॉमर्स कोड 08। और जैसे आप इसको क्लिक करते हो, अनदर पेज विल ओपन अप, जहां की आपको कॉमर्स के बारे में हर चीज एक ही जगह आपको आराम से वहां जाके आपको दिखाई देगी। अभी हम लोग क्या बात करने वाले हैं? अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है। सो 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। दोनों का पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस 10-10 यूनिट में डिवाइडेड है। पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड और पेपर 1 कॉमर्स के लिए है। कॉमर्स का जो पूरा सिलेबस है उसको आप 12-13 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। उनको मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ। आपको क्या क्या पढ़ना है? बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिसमें कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग सब आपको पढ़नी है। उसके बाद इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजरियल स्टैट्स, जिसको बिजनेस स्टैट्स भी आप लोग बोलते हो। उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआर, इसको बोल सकते हो। एचआर और ओबी दोनों ही आपको करना होता है। फिर बैंकिंग एंड एफआई, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिर लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, एंड लास्ट है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो ये आपका पूरा सिलेबस है जो पेपर 2 का। इसको आप यहां जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सिमिलरली पेपर 1 का सिलेबस भी आप उसी पेज पे जाओगे, विच इज नथिंग बट एवरीथिंग अबाउट यूजीसी नेट इन कॉमर्स। और यहाँ जाके हम पेपर 1 के सिलेबस की यूनिट्स भी हम एक बार देख लेते हैं। एंड लेट मी टेक यू देयर। सो गाइज, दिस इज सो हम लोग आते हैं, यस, पेपर 1 का सिलेबस, ठीक है। और पेपर 1 के सिलेबस में भी अगेन 10 यूनिट हैं, विच आर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन। लॉजिकल रीजनिंग एक सब पार्ट भी है, इंडियन लॉजिक, जो कि 2019 से सिलेबस में आया है। इससे काफ़ी लोग डरते भी हैं, पर अच्छा टॉपिक है ये, खासकर इसलिए भी कि हम सब भारतीय हैं, समझना चाहिए। और इसका सवाल भी आराम से हो जाता है जिस तरीके से अगर आप अच्छे से इसको करोगे तो। सो गाइस, ये पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस है। अगेन सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें अभिनव सर कुछ आप ऐड करना चाहते हो? नहीं, बस यही है कि अब सिलेबस में क्या होता है कि आपको सिलेबस तो दे दिया जाता है, बट इसमें केवल जो यूनिट्स होती हैं उसमें सारी चीज़ों को कवरेज करने का तरीका कैसे पता चलता है। आखिर अगर उन्होंने बिजनेस फाइनेंस को यूनिट दिया है तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, ये अपने आप में सर एक चैलेंज होता है। कि अब ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने वहाँ पे बिजनेस फाइनेंस के नीचे लिख दिया है सवाल केवल उसी से आ रहा है, सवाल उसके बाहर से भी आता है, सवाल आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ, जिसे हम कहते हैं ना कन्वेंशनल बाउंड्री के बाहर, तो ऐसे भी सवाल आते हैं। आई एम श्योर सर हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन बिल्कुल। इनफैक्ट अभिनव सर ने बताया, तो मुझे एक दो एग्जांपल भी आपको दे के बता सकता हूं। जैसे कि आपके सिलेबस में इनफैक्ट उसके लिए हम एक बार सिलेबस के पेज पर ही चलते हैं। सो गाइज, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको एक सिलेबस की बाउंड्री को समझने के लिए, एंड उसके लिए लेट मी टेक यू देयर। और हम लोग एक बार जो पेपर 2 का सिलेबस है उसमें मैं आपको एक दो एग्जांपल देके बताता हूँ कि कैसे सिलेबस से कैसे हमें थोड़ा सा बाउंड्री से हल्का सा कैसे कई बार बाहर भी, जैसे हम लोग बिजनेस स्टैट्स में चले जाते हैं अगर, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दिया हुआ है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो सवाल आते हैं वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल भी आता है। यहाँ से 3 ही तरह के दिए हुए हैं, पर उससे भी कई बार सवाल आता है। सिमिलरली जैसे मार्केटिंग में हम लोग देखें तो आपके सिलेबस में ना इंटरनेशनल मार्केटिंग का चैप्टर नहीं है, तो शायद उसको लोग छोड़ के चले जाएं, पर उससे भी सवाल आते हैं। इसीलिए हमने जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो कोर्स बनाया है, एक बार हम उसमें भी दिखा सकते हैं कि कैसे हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग को भी हमें इंक्लूड करना पड़ा, जस्ट बिकॉज जो सवाल थे जो प्रीवियस ईयर देखे गए वो सारे उसमें आए हुए हैं। सो गाइस, ये पूरा कोर्स है, दिस इज अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन पेरिटस, ठीक है। और इस तरह पेपर 1 पेपर 2 के सारे टॉपिक सारे कोर्सेज पे अवेलेबल हैं। तो अभिनव सर जो बात कर रहे हैं कि जब हम जैसे कि विल गो इनटू द कोर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, अगर हम इसके अंदर जाएंगे
तो व्हाट अभिनव सर इज सेइंग कि जो इसके अंदर चैप्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यूजीसी का कीवर्ड बाय कीवर्ड हमें करना है, उससे बाहर भी चीज़ें आती हैं और वो भी हमें करनी पड़ेंगी। जैसे इंटरनेशनल मार्केटिंग का चैप्टर है, ये हमने आपके सिलेबस में डाला हुआ है क्योंकि इससे भी सवाल आए हैं पिछले सालों में, ठीक है। सो गाइज लेट्स नाउ कम बैक एंड हम लोग चलते हैं अगले आइटम पे, और अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि यूजीसी नेट इन कॉमर्स सब्जेक्ट कैसा पेपर है, मुश्किल है, आसान है, क्या इसके बारे में क्या है। सो गाइज पहली बात कि जो यूजीसी नेट का पेपर है वो डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर डिफ़िकल्ट नहीं है तो फिर भी लोगों को क्यों इतना समय लगता है, क्यों लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, काफ़ी सारे लोग वो इसलिए करते हैं बिकॉज सिलेबस इज़ वेरी वास्ट। So it is not difficult, but syllabus is very lengthy, and because syllabus is very lengthy, it takes significant amount of time to cover that. फिर उसमें क्या होता है कि लोग कोशिश करते हैं कि मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ लूँ, मैं कुछ मैराथन क्लास कर लूँ, और उस यूट्यूब के दुनिया के जाल में लोग फंस जाते हैं। सो दैट इज़ वाई इट अपीयर्स टफर। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेबस काफ़ी बिल्कुल कुछ आउट ऑफ सिलेबस कुछ मतलब आ जा रहा है या काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ें हैं। फिर गाइज एक चीज़ और भी होता है कि अब जैसे अपना ऑब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है, एंड उसमें 100 सवाल हैं। अब यूजुअली होता क्या है कि अब 100 अगर सवाल हैं तो उसमें 2-4 सवाल तो होते ही ऐसे हैं कि जो थोड़े काफ़ी ज़्यादा हट के कहीं से आ गए हैं। अब हम सब जब पेपर दे के वापस आते हैं ना, हमें ना वो 2-4 सवाल ही याद रहते हैं और हम अपना मन बना लेते हैं अरे पता नहीं कहाँ से पेपर उठ के आ गया, क्योंकि हमें 2-4 सवाल ही याद हैं। लेकिन सच बात यह है कि वो 2-4 सवाल तो किसी के भी ठीक नहीं होने थे। तो आपका जो सिलेक्शन या रिजेक्शन है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो 2-4 सवाल आपने ठीक किया नहीं किए। आपका सिलेक्शन रिजेक्शन तो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो बाकी सवाल थे 90, 92, 94, उसमें से आप सारे ठीक कर पाए या नहीं कर पाए। सो अगर आप जो कन्वेंशनल बुक्स में जो कन्वेंशनल सिलेबस है, जो कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग है, अगर हमारी वो है सिलेबस के बारे में, तो यूजीसी नेट जेआरएफ निकालने से कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट यू कैन आल्सो स्कोर 100 परसेंटाइल, आप ऑल इंडिया रैंक 1 भी लेके आ सकते हो सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ ही। आपको कुछ ज़्यादा इसमें चैंपियन या बनने का जरूरत नहीं है। अगेन गाइज समरी है, यूजीसी नेट एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, इट्स जस्ट लेंथी एग्जाम। आप कुछ सर शेयर करना चाहेंगे? नहीं, डेफिनेटली कि अगर सिलेबस अगर आपने अच्छे से कर लिया है, और अगर आप जैसा कि हमने इसको डिस्कस भी किया है, कि कई बार डिस्कस किया है स्टूडेंट्स के साथ, कि क्वेश्चन से भी अगर आप गो थ्रू कर लिए हैं और आपने सिलेबस से भी गो थ्रू कर लिया है और चीज़ों को वैसे ही सिस्टमेटिकली कर लिया जैसा ज़रूरत है, डेफिनेटली आप जो टारगेट लेके चल रहे हो अपने एग्जाम में, आप वहाँ तक पहुँच ही जाओगे। सो दैट इज़ व्हाट दैट वी वांट टू कन्वे, कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट और इट्स नॉट स्मार्ट और इट्स नॉट समथिंग, इट्स ऑलवेज हार्ड वर्क। दैट इज व्हाट वी वांट टू कन्वे। ओके, सो गाइस, और इसी बात को समझाने के लिए ना एक बार जून 2024 का पेपर मैं आपको दिखाता हूँ। सो आई एम ऑन दिस वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पैराडाइस ओनली, और यहाँ आई एम ऑन दिस पेज कि जहाँ आप सारे PYQ आप डाउनलोड कर सकते हो 2009 से लेकर 2024 तक। अब जून वाला पेपर हम लोग देख लेते हैं। ये जून वाला पेपर है, ठीक है, इसको मैं खोलता हूँ जून वाले में। अब इस वाले पेपर में 2-4 सवाल ऐसे होंगे ही कि जो आपके ठीक नहीं होने थे। जैसे कि इसमें अगर आप जाओगे, लुक एट क्वेश्चन नंबर 55, which is what, कि which of the following is key component of third generation balance scorecard। अब जैसे लोग बैलेंस स्कोर कार्ड तो पढ़ लेते हैं, पर थर्ड जनरेशन वाला बैलेंस स्कोर कार्ड लोग नहीं पढ़ते हैं सभी लोग इन लाइक कन्वेंशनल सिलेबस। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सवाल आ गया तो उससे हमारा पेपर हिल गया। सो इसके अलावा दूसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं। अभी जून 2024 वाला पेपर ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंड क्वेश्चन नंबर 78 है एक, ठीक है। सो विच इज ऑन कि
minimum capital prescribed by RBI for a new small finance bank which is 100 करोड़ या 200 करोड़. अब गाइस इतना सारा डेटा याद नहीं होता कि कितना पेड अप कैपिटल चाहिए, कितना स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए चाहिए, कितना पेमेंट बैंक के लिए चाहिए, या बड़ी सारी उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस RBI की. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सवाल आ गया तो अब आप वो सब पढ़ना शुरू कर दोगे. ऐसा नहीं है गाइज. 2-4 सवाल हमेशा ही ऐसे होते हैं, पर ये सवाल बस इसलिए होते हैं कि ताकि कोई 100 में से 100 स्कोर नहीं कर ले एग्जामिनर की तरफ से. पर ऐसा नहीं है कि इनसे आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन आपका डिसाइड होता है. सो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स, वरी अबाउट रिमेनिंग 90-95 क्वेश्चन. और अगर परेशान होना तो इस बात के लिए होइए कि वो मैं सारे क्यों नहीं कर पाया. दिस इज द आइडिया ऑफ दिस. जैसे एक और क्वेश्चन जो 81 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसमें भी उन्होंने पूछा है, और ऐसे सवाल हमने केवल कॉमर्स में नहीं मैनेजमेंट में भी देखे हैं सर, कि इसमें वो पूछ रहा है कि कौन से ईयर में वो आया. हालांकि इस सवाल में आप थोड़ा सा गैस करेंगे, एक दो करेंगे तो वो आपका हो जाएगा, बट इट इज नॉट एक्सपेक्ट, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर एवरी ईयर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कब आया है ना. सो दीज आर एक्चुअली रोड ब्लॉकर सवाल. ये वो सवाल जैसा कि सर ने बताया कि आप 100 में से 100 लेके ना आ जाओ. एंड तो डेफिनेटली अगर आप कन्वेंशनल तरीके से पढ़ेंगे तो you'll be able to score well. So guys, let's move on to next thing now. अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ का क्या जाता है. सो गाइज, व्हाट इज द आइडिया ऑफ कट ऑफ. कट ऑफ का मतलब है कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, कितने मार्क्स हमें लेने होंगे, विच स्कोर इज अ गुड स्कोर. और बिफोर वी कंक्लूड इट, हम लोग ना कुछ पिछले एग्जाम्स का हम लोग कुछ कट ऑफ देख लेते हैं. सो उसके लिए क्या करते हैं कि लेट मी टेक यू टू, हम लोग मे बी वी कैन गो टू इंटरनेट, ठीक है, एंड लेट अस सर्च विद UGC नेट कॉमर्स कट ऑफ ह्यूमन पेरिटस के साइट पे हम लोग चलते हैं. सो गाइस अगेन आवर साइट इज वन स्टॉप सोल्यूशन, जहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी यहाँ से. तो मैं क्लिक करता हूँ UGC नेट इन कॉमर्स कट ऑफ इन प्रीवियस ईयर पे मैं जाता हूँ, ठीक है. अब अगर कट ऑफ, एक तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने ये बात भी उन लोगों को समझनी होगी कि UGC ने क्या किया या NTA ने क्या किया है. पिछले कुछ एग्जाम्स के लिए कट ऑफ इज डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल और कुछ एग्जाम के लिए परसेंटेज में डिक्लेयर्ड है. सबसे पहली बात कि जब जब UGC नेट ने या NTA ने अपना कट ऑफ परसेंटाइल में डिक्लेयर किया है, दैट इंफॉर्मेशन इज यूजलेस. उससे हमें कुछ सीखने को नहीं है, उसको आप इग्नोर कर देना, उससे आप कुछ सीख नहीं पाओगे, ठीक है. वी कैन ओनली लुक एट दोज डेटा पॉइंट्स जब जब उसने हमें परसेंटेज में बताया, ना कि परसेंटाइल में. अगर परसेंटाइल और परसेंटेज में डिफरेंस नहीं पता तो फिर पढ़ाई करना होगा आपको. ये आपके सिलेबस में ये पार्ट है भी, जो बिजनेस स्टैट्स का जो 2-3 चैप्टर है, उसमें आपको पढ़ना होगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की दोनों में फ़र्क क्या है. अब गए जो हुआ क्या था कि यहाँ सारे एग्जाम्स का कट ऑफ है. दिस इज वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस, आप यहाँ जाके देख सकते हो पिछले किस एग्जाम में कितना कट ऑफ हुआ. सो दिसंबर 18 में परसेंटेज था, जून 19 में परसेंटेज था, दिसंबर 19 में परसेंटेज था. उसके बाद परसेंटाइल आना शुरू हो गया. मतलब चाहे 2020 में कोई पेपर हुआ है, 21 में हुआ है, 22 में हुआ है या 23 में हुआ है, सारे परसेंटाइल डिक्लेयर हुए हैं, परसेंटेज नहीं हुआ है. सो दीज आर यूजलेस टू अस. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि NTA को, क्योंकि अपने देश में, क्योंकि जो कॉमर्स का पेपर है वो 1 लाख से ज़्यादा लोग देते हैं. अपने देश में इतना सिटिंग कैपेसिटी नहीं है कि 1 लाख लोग एक साथ कंप्यूटर बैठ के पेपर दे पाएँ. इसलिए NTA वाले उसे मल्टीपल शिफ्ट में करते हैं. अगर मल्टीपल शिफ्ट में करते हैं तो दोनों के स्कोर्स को वो कुछ रैशनलाइज करते हैं, इसलिए उसका परसेंटेज डिक्लेयर करने का सेंस नहीं बनता है, इसलिए वो परसेंटाइल डिक्लेयर करते हैं. कमिंग बैक, तो जब जब परसेंटेज में दिया उस स्कोर से हम क्या सीख सकते हैं. सो मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करता हूँ, बाकी लोग कम ज़्यादा करके थोड़ा हिसाब लगा लीजिएगा. सो जो दिसंबर 23 में जो पेपर हुआ है उसमें JRF 61 परसेंटेज मिला, नेट 53 पे मिला है, 61-53. उसके बाद वाले परसेंटाइल हैं यूजलेस हैं. तो उसके बाद जो दिसंबर 19 में था 62-55, ऑलमोस्ट एक जैसा. जो जून 19 वाला था उसमें इट वाज 68 JRF एंड 60 नेट
फिर वापस से जो दिसंबर 18 वाला था 62 JRF 54 नेट। सो गाइज मोटा मोटा जो सेंस हमें समझ में आता है कि JRF के लिए आपको कहीं 60 से 65 के बीच में, और जो नेट के लिए इसमें से आप 7-8 परसेंटेज पॉइंट कम कर दीजिए। बाकी कैटेगरीज का आप इससे अंदाजा लगा सकते हो वेबसाइट पे जाके, अनरिजर्व्ड का हम लोगों ने बता दिया है। सो अगर कट ऑफ की बात को एक बार समराइज करें, JRF निकालने के लिए मोटा मोटा 60 से 65 के बीच में आप, और उसके लिए हालांकि 68 भी गया है, और सिर्फ नेट निकालना है। अब बात, लेकिन अब तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 का सिस्टम शुरू होने वाला है, तो अकॉर्डिंग टू दैट कैटेगरी 1 को आप लगा लीजिए 65 के आसपास, एंड कैटेगरी 2 और 3 को, कैटेगरी 2 का थोड़ा उससे कम, कैटेगरी 3 का उससे भी कम। अब हमें क्या करना है गाइज, हमें जो अपना टारगेट लेके चलना है, वी शुड टारगेट अ स्कोर ऑफ 70%, अगर हमें अपनी सीट इंश्योर करना है तो। अब 70 का मतलब है कि इसको आपको इस तरह प्लान नहीं करना है कि पेपर 1 में भी 70%, पेपर 2 में भी 70%, ऐसा नहीं करना है। पेपर 1 में आप थोड़ा ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, पेपर 1 में आप 80% तक भी जा सकते हो। इसका मतलब पेपर 2 में जो कुछ कमियां हैं उनको हम पेपर 1 से भी पूरा कर सकते हैं, एंड विल टॉक मोर अबाउट इस जब हम थोड़ा हाउ टू प्रिपेयर वाले सेक्शन में आएंगे। पर अभी मोटा मोटा ये है कि अगर नेट का कट ऑफ कितना जाएगा, JRF निकालना है तो 65% के आसपास, हमें का टारगेट रखना है 70% के आसपास। अभिनव सर कुछ आपकी तरफ से इसमें? नहीं, वही सर के, अच्छा सर का मतलब ये नहीं है कि 70% का कट ऑफ चाहिए, तो मैं जब कॉमर्स का सिलेबस लेके बैठूंगा तो मैं 30% को हटा के 70% अपना पढ़ लूंगा। आपको पढ़ना पूरा है, 100% पूरा पढ़ना है, बट ऑब्वियसली इट ऑलवेज अ बेटर कि आपके पास एक टारगेट है कि हाँ। अच्छा एक और चीज़, अब ये टारगेट भी ना देखिए रेंडमली सेट नहीं होता है कि मैंने रेंडमली सेट कर लिया कि हाँ इतना है। पिछले सालों के, जैसा कि हमने आपको वेबसाइट पे दिखाया भी, इवन हम भी ऐसे ही टारगेट आपको करके बता रहे हैं कि पीछे वाले सालों से क्या कुछ स्टोरी समझ में आती है कि नहीं। जैसे 4 या 5 साल का हमने देखा, अगर हम वो परसेंटाइल भी हटा दें तो भी 3 या 4 या 5 अटेम्प्ट तो हमने देख ही लिए, तो उससे ही पता चलता है कि आखिर वो एग्जैक्टली स्कोर जो है वो क्या आपको लाना है। सो गाइस आगे बढ़ते हैं और अगली चीज पे हम बात करते हैं, वो है एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी में ना काफी सारे चेंजेस भी हुए हैं पिछले कुछ सालों में, तो उसको मैं ध्यान से हमें थोड़ा समझना होगा कि क्या इंपैक्ट है इसका हमारे ऊपर। और तो एलिजिबिलिटी की स्टोरी को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट्स गो टू अगेन ह्यूमन पैटर्स की वेबसाइट पे चलते हैं, एंड वहाँ हम लोग देखते हैं कि अगर आप UGC नेट इन कॉमर्स सब्जेक्ट आप प्लान कर रहे हो तो एलिजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना है। सो आई विल गो ऑन टू इंटरनेट, ठीक है, और इंटरनेट पे जाके मैं सर्च करता हूँ UGC नेट कॉमर्स एलिजिबिलिटी की हम लोग बात कर लेते हैं, UGC नेट इन कॉमर्स, ठीक है। और लेट्स कम टू दिस लिंक, UGC नेट इन कॉमर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ह्यूमन पैरेटस के वेबसाइट हम लोग चलते हैं, ठीक है। सो गाइज अब जो प्राइमरी एलिजिबिलिटी है UGC नेट इन कॉमर्स के लिए वो क्या है कि आपके पास 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा नहीं डिग्री होनी चाहिए। सो दिस इज द प्राइमरी कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी जो कि हमें UGC नेट ने बताई है। अब एक नई बात क्या हुई है 2024 के बाद कि जिन्होंने 4 ईयर बैचलर डिग्री किया वो भी एलिजिबल है। इस पे हम लोग आते हैं। पहले हम जिन्होंने PG डिग्री किया उसकी एलिजिबिलिटी के फीचर्स को हम मोटा मोटा करके हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली बात, आपके अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में 55% नंबर आपके होने चाहिए। अगर आपके पास कैटेगरी है जैसे कि SC ST OBC वगैरह है तो 50% पे भी आपका काम चल जाएगा, अदरवाइज 55% आपको नंबर चाहिए। किसमें? पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब MCOM होना चाहिए, BCOM से काम नहीं चलेगा। उसके बाद गाइज अगर आपकी डिग्री है, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, ऑनलाइन है, डिस्टेंस है, ये सब ओके है, इससे UGC नेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज यू हैव अ मास्टर्स डिग्री
यू आर एलिजिबल। बाकी पार्ट टाइम, फुल टाइम, ऑनलाइन सब चलेगा, एवरीबडी इज एलिजिबल उससे, एज लॉन्ग एज यू हैव अ 2 ईयर फुल टाइम डिग्री, ठीक है, विच इज ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी नेट, ठीक है। अब गाइज कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के पास ना 2 ईयर डिप्लोमा होता है जी, कुछ लोग 2 ईयर डिप्लोमा होता है, तो आप लोग एलिजिबल है या नहीं है? अगर आपके पास 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं है, विद वन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपके डिप्लोमा को भारत सरकार ने इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दे दिया तो आप भी एलिजिबल हैं। अब इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट कौन देता है? सो देयर इज अ बॉडी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, AIU, उसकी वेबसाइट पे आप देख लीजिए। वो अगर वहाँ आपके कॉलेज का नाम है, आपके कोर्स का नाम है, तो आप एलिजिबल हो, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो। डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल अनलेस AIU की वेबसाइट पे आपके कोर्स का और आपके कॉलेज का नाम है कि आपके पास इक्विवेलेंस है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। कुछ लोग विदेश से डिग्री करके आते हैं, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, फॉरेन यूनिवर्सिटी, अगेन AIU की वेबसाइट पे हो तो आप एलिजिबल हो, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो। अब गए 2021 में एक नई चीज भी हुई थी। अगर आप CA हो या आप CS हो या आप ICWA आपने कर रखा है, आप लोगों को भी 2021 के बाद UGC ने इक्विवेलेंस टू PG डिग्री कर दिया है। आप सब लोग UGC नेट देख सकते हो और यहाँ वेबसाइट पे पूरा लिंक भी दिया हुआ, आप डाउनलोड करके देख लेना, आप सब लोग भी एलिजिबल हो, ठीक है। अब अगर आपने, अब गाइस ये एक नया चेंज भी है 2024 से। पहले क्या था कि अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आप UGC नेट तब दे सकते थे जब आप सेकेंड ईयर में होते और आप दिसंबर वाला अटेम्प्ट दे सकते थे। अब क्या है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तब भी आप अपना UGC नेट दे सकते हो। सो नाउ यू कैन राइट इट एनी टाइम। सो ओनली कंडीशन इज कि जब आपने UGC नेट दिया और आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, उसके 2 साल के अंदर आपकी डिग्री खत्म हो जानी चाहिए। मतलब अगर आपने कुछ कंपार्टमेंट आया, फेल हुए, जो भी हुआ है, इट डज नॉट मैटर कि आप कब फर्स्ट ईयर में हो, कब सेकेंड ईयर में हो। अब कंडीशन क्या है, अगेन ध्यान से सुनना, कि फाइनली आपके हाथ में आपकी डिग्री होनी चाहिए कब? UGC का रिजल्ट डिक्लेयर होने के 2 साल के अंदर अंदर कभी भी, ठीक है। अब ये किसके लिए? कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए। लेकिन अगर आप कैटेगरी 3 के लिए एलिजिबल हो तब ये टाइम लिमिट घट के सिर्फ 1 साल है। मतलब अगर आपने UGC नेट निकाला और आप कैटेगरी 3 के लिए क्वालिफाई हुए, आप कैटेगरी 1 और 2 के लिए नहीं हुए, तो आपको रिजल्ट आने के 1 साल के अंदर जो भी आप कर रहे हो, कंपार्टमेंट है, फेल है, पास है, वो सब समेट के डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। सो गाइस दिस वाज अबाउट 2 ईयर। अब 4 ईयर वालों का भी इस तरह एलिजिबिलिटी कंडीशन है, वो आप हमारी वेबसाइट पे आके अच्छे से एक बार देख सकते हो, इसको आप समझ सकते हो। एक मोटा मोटा डिफरेंस ये है 4 ईयर वालों में और 2 ईयर PG वालों में, 4 ईयर बैचलर वालों में और 2 ईयर PG वालों में, कि 4 ईयर वाले किसी भी सब्जेक्ट में UGC नेट दे सकते हैं। मतलब BTech वाला भी कॉमर्स में नेट दे सकता है, MBBS भी देख सकता है, आप कुछ भी कर रहे हो दुनिया में दे सकते हो। लेकिन अगर 2 ईयर PG डिग्री है तो आपको MCOM ही चाहिए। UGC क्या बोलता है कि आप UGC नेट उसी सब्जेक्ट में लिख सकते हो जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। आप MA साइकोलॉजी या MA हिस्ट्री लिख के कॉमर्स में UGC नेट नहीं दे सकते, आपको MCOM ही चाहिए। लेकिन 4 ईयर जो बैचलर वाले हैं वो किसी में भी करो। एक लिमिटेशन भी है, 4 ईयर बैचलर वाले असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लग सकते, वो सिर्फ अपना एलिजिबल हैं। लेकिन किसके लिए? वो सिर्फ एलिजिबल है अपने कैटेगरी 1 के लिए ही वो एलिजिबल है, या कैटेगरी 3 के लिए ही वो लोग एलिजिबल हैं। एनीथिंग एल्स आपकी तरफ से सर एलिजिबिलिटी को लेके? कि 4 इयर्स वालों में जैसे मास्टर्स में हमने देखा कि 55% जो है आपको मार्क्स लाने पड़ते हैं, एंड उसके बाद ही आप जो है एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनको 75% मार्क्स लाने होंगे, उसके बाद ही वो ग्रेजुएशन में जो है बैठ सकते हैं। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज एज लिमिट क्या है।
सो गाइज अगेन लेट्स गो ऑन अवर वेबसाइट की एज लिमिट क्या है, काफी आसान है. 30 साल इज द अपर एज लिमिट. सो 30 ईयर्स इज द अपर एज लिमिट फॉर व्हाट, फॉर यूजीसी नेट, अगर आप कॉमर्स में आप लोग देना चाहते हो. अब वो 30 साल की जो लिमिट है वो उसमें रिलैक्सेशन है 5 साल का. किसके लिए? सारी महिलाओं के लिए, सारी की सारी, और कुछ कैटेगरीज के लिए जैसे SC ST OBC PWD थर्ड जेंडर. तो अगर महिला हैं तो उनके लिए अपर एज लिमिट 35 साल है. अगर पुरुष हैं उनके लिए 35 साल हैं. अगर SC ST OBC PWD और थर्ड जेंडर हैं. लेकिन अगर आप पुरुष भी हो और आप अनरिजर्व्ड हो तो आप 30 साल ही आपकी एज लिमिट है. किसके लिए? अब जो एज लिमिट का जो क्राइटेरिया वो तभी है अगर आपको JRF में एडमिशन लेना है. अगर आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या फिर आप सिर्फ एडमिशन टू PhD कर रहे हो विदाउट JRF, तब कोई एज लिमिट नहीं है. इसका मतलब क्या है कि अगर आपको सिर्फ PhD करनी है और आपको इस बात का इच्छा नहीं है कि मुझे सरकार 38-40 हज़ार रुपये भी दे, तो आप किसी भी उम्र में आप कर सकते हो, अब 60-70 साल जो भी है. सेकंड बात, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ अप्लाई कर रहे हो, कोई भी उम्र चलेगी. सिर्फ एलिजिबिलिटी आती है कि आपको भारत सरकार जो पैसा देगी, जो JRF है 38, 40, 35 हज़ार जो भी मिलेगा, उसके लिए सब एलिजिबिलिटी एज लिमिट की आती है. अदरवाइज एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है. नेट में कोई भी आदमी नेट दे सकता है. इनफैक्ट जब आप नेट देने जाओगे आपको अपने आसपास लोग दिखाई भी देंगे, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, हर उम्र के आदमी आपको यूजीसी नेट में जरूर दिखाई देंगे. इनफैक्ट बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जो MCOM करने के बाद कहीं कॉर्पोरेट लाइफ में थोड़ा आनंद लेना चाहते हैं, फिर उन्हें 10 साल बाद लगता है अरे टीचिंग जो भी अच्छी थी, फिर वो दोबारा से नेट देते हैं. ऐसे भी आपको काफी सारे लोग दिखाई देंगे जब आप यूजीसी नेट का पेपर देने जाओगे तो. सो गाइस आगे बढ़ते हैं और अगला अपना आइटम है कि कैटेगरी सिस्टम क्या आया है. तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि कैटेगरी सिस्टम क्या आया है एंड लेट अस कम टू दैट कि ये यूजीसी नेट या एनटीए ने तो क्या, एनटीए तो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, जो करता है यूजीसी नेट ही करता है, कि यूजीसी नेट ने जो कैटेगरी सिस्टम है उसमें यूजीसी नेट ने क्या किया है. सो गाइज पहले क्या था, पहले समझना होगा आपको. पहले ना 2 चीजें थी कि या तो आपने नेट पास किया या फिर आपने JRF पास किया. नेट का मतलब है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो गए. JRF का मतलब है कि आप PhD के लिए आप एडमिशन लोगे और आपको सरकार कुछ पैसा भी देगी. ठीक है. अब सरकार ने क्या किया कि एक थर्ड कैटेगरी बना दी जिसमें क्या किया कि PhD में एडमिशन तो मिलेगा पर JRF नहीं मिलेगा. ये एक सरकार ने तीसरी चीज बना दी. अब इस चीज को हम समझें तो किस तरह समझ सकते हैं. कैटेगरी 3 क्या है कि आपको PhD में एडमिशन मिलेगा एंड नथिंग एल्स. मतलब PhD एडमिशन तो आपको मिलेगा एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट कि मिलेगा ही, मतलब आप उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन आपको सरकार जो 35-40 हज़ार रुपये वो नहीं देगी, आपको JRF नहीं मिलेगा. ये है अपना कैटेगरी 3. तो कैटेगरी 2 पे आते हैं. कैटेगरी 2 में क्या है कि जो कैटेगरी 3 है वो तो मिलेगा ही, प्लस आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. ये है कैटेगरी 2. कैटेगरी 1 क्या है? कैटेगरी 1 ये है कि आपको कैटेगरी 3 और कैटेगरी 2 की सब चीजें तो मिलेंगे ही, प्लस आपको JRF मिलेगा. मतलब जब आप PhD में दाखिला लेने जाओगे और आप दाखिला अगर ले लेते हो तो आपको सरकार फेलोशिप देगी, मतलब आपको कुछ 38-40 हज़ार रुपये भी मिलेगा. सो दीज आर 3 कैटेगरी सिस्टम. इसका मतलब जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा कि JRF की जो कट ऑफ है वो कितनी गई. हाइपोथेटिकली मैं आपको बता रहा हूं 66%. जो कैटेगरी 2 है उसकी कट ऑफ कितनी गई 63%. और जो कैटेगरी 3 है उसकी कट ऑफ कितनी गई 62%. सो इस तरह कुछ आपका रिजल्ट आएगा, इस तरह आपकी कट ऑफ होंगी. तो ये अपना कैटेगरी का सिस्टम है. सो कैटेगरी इज व्हाट कि
किस कैटेगरी में आने पे आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। कैटेगरी 1 में हो तो कैटेगरी 2 और 3 की हर चीज बाय डिफॉल्ट मिलेगी, कैटेगरी 2 में हो तो 1 नहीं मिलेगा, 3 मिलेगा, कैटेगरी 3 में हो तो सिर्फ 3 मिलेगा। सो गाइस दिस इज कैटेगरी सिस्टम जो कि 2024 के बाद आया है। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप एक बार यू कैन ऑल्सो राइट इन द कमेंट्स ऑन द चैट बॉक्स और हम उसको जवाब दे देंगे। गाइज अनदर थिंग कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। अच्छा सर, इसमें ना एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड कर दूं, तो बेसिकली अब ये कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 3 आई एम श्योर सर ने इस चीज़ को बताया ही होगा कि अब ये नहीं है कि आखिर कि मतलब ये क्या हो गया। बेसिकली इसको आपको समझना है कि ये रिजल्ट डिक्लेयर करने का एक तरीका हो गया है ना। एट द सेम टाइम ये भी आपको समझना है कि जो JRF और PhD में एक छोटा सा अंतर यहाँ पे क्या हो गया है कि अगर आपने JRF क्लियर कर लिया है तो जब आप रिसर्च के लिए अप्लाई करने जाओगे तब आपको सीधे सीधे वहाँ पे इंटरव्यू देना है, दैट विल बी अ फ्रेश। आपका रिटर्न का जो भी वहाँ कॉलेज का जो भी क्राइटेरिया होगा वो उसके हिसाब से होगा। बट अब अगर आपने PhD ओनली PhD किया है और अब अगर आप कॉलेज में अप्लाई करने जा रहे हो तब वहाँ पे रिटर्न और इंटरव्यू का वेटेज डिवाइडेड हो जाएगा। यानी कि आपका जो रिटर्न का वेटेज होगा, यानी कि नेट में जो आपने स्कोर लाया होगा उसका जो वेटेज होगा वो 70% होगा एंड जो इंटरव्यू का वेटेज होगा दैट इज योर 30% वेटेज, है ना। ठीक है, ओके सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट आइटम कि हमें कौन सा बुक्स रेफर करना है या कौन से नोट्स करने हैं। सो गाइस काफी क्रिटिकल सवाल है, इस बारे में सबके अपने विचार भी हैं, काफी सबकी राय भी हैं। सबसे अच्छा जो बुक्स हैं वो कौन सी हैं नेट निकालने के लिए, जो कि आप अपने M.Com के दिनों में जो आप पढ़ते हो या जो B.Com के दिनों में आप पढ़ते हो, दे आर योर बेस्ट रिसोर्स। अगर कोई आके ये हमें ये बताता है कि मैंने M.Com की सारी बुक्स समझ के अच्छे से पढ़ लिए हैं, सारे कोर्सेज मैंने कर लिए हैं, उसको JRF निकालने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास इतना समय नहीं है या हम इतनी मेहनत नहीं करते हैं या टाइम कम है और भी जीवन में हम 10 चीज़ें अगर करते रहते हैं। अब अगर मुझे मार्केटिंग मैनेजमेंट कवर करना है विच इज़ 1/10 ऑफ पेपर 2, फिर पेपर 1 भी करना है, मतलब मुझे कोटलर पढ़नी पड़ेगी। अब कोटलर अपने आप में एक 800-900 पेज की किताब है। तो जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं उनसे नेट पास 100% हो जाएगा, पर वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, मतलब दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू कवर। अगर कोई फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से प्लान कर ले, शायद उसको कुछ जरूरत नहीं, अपने सिलेबस करता रहे, उसका JRF अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अब आप थोड़ा बाद में दे रहे हो, आपके पास टाइम कम है, 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने में सिलेबस खत्म करना है, देन यू नीड टारगेटेड कंटेंट, टारगेटेड स्टडी मटेरियल, जो कि इस एग्जाम के हिसाब से ही जो बना हो। अब वो टारगेटेड कंटेंट, टारगेटेड के लिए आपको क्या करना है, एंड ऑफ कोर्स एक तो आप ये कर सकते हो कि जो ह्यूमन पेरिटस की कंसाइज बुकलेट्स हैं, यू कैन रेफर देम, ठीक है। लेकिन एनीवे, सो गाइस करना क्या है, इसको ना थोड़ा आपको इंटेंट समझना होगा कि सबसे पहला काम क्या करना है कि ये काम नहीं करना है कि मैं कोटलर लेके आ गया, मैं मार्केटिंग पढ़ना शुरू कर दूंगा। नहीं, आपको ना रिवर्स जाना। रिवर्स क्या है, अपना सिलेबस लेना है, सिलेबस का एक प्रिंट आउट लेना है और उसके कीवर्ड बाय कीवर्ड आपको जाना है। सो इन जो M.Com की बुक्स हैं या जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं, इसमें बड़ी सारी एक्स्ट्रा चीजें भी हैं जो आपकी सिलेबस में नहीं है, विच आर नॉट रेलेवेंट। तो आपको अपने सिलेबस का एक एक कीवर्ड देख के उसकी बाउंड्री बनानी है, न कि कोई एक किताब उठा के पूरा पढ़ देना है। ये आपको पहली बात ध्यान रखनी है। सेकंड बात कि जो अपना पूरा जो पेपर है ना, उसमें जो कीवर्ड है, ट्राई टू कंप्लीट 100% सिलेबस। आपको ये नहीं करना है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ लूं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, और वो क्यों हम आपको मना करते हैं उसका भी कारण भी आप लोगों को समझना होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला थ्योरी कब काम करता है कि जब सब्जेक्टिव पेपर होता है कि मुझे 8 में से 5 सवाल करने हैं, 2-2 सवाल इस यूनिट से आएंगे, तो मैं ये यूनिट छोड़ दूंगा तो मैं ये वाला सवाल कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि आप अपने कॉलेज में सेमेस्टर वाले पेपर देते हो, पर यहाँ ऑब्जेक्टिव पेपर है, 100 सवाल हैं, देयर इज नो चॉइस टू चूज कि मैं ये कर लूँ या ये नहीं कर लूँ।
कि मैं कुछ छोड़ दूं, जैसे आपके कॉलेज 8 में से 5 वाला, ये ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, राइट। बाय द वे 2012 तक ही होता था। अब जो लोग 2012 से पहले नेट दिया वो लोग जानते होंगे, पहले ये भी होता था, यू हैड ऑप्शन ऑफ चूजिंग, बट इट्स नो मोर नाउ। तो इसका मतलब आपको ना, अगर आप कोई भी चीज छोड़ोगे, अगर आप 10% सिलेबस छोड़ दोगे, इसका मतलब अब आपको 100 में से ठीक नहीं करना है, आपको 90 में से ठीक करने हैं। अगर आप, हमारा कट ऑफ मान लो 65 सवाल हैं 100 में से, तो इसका मतलब अब आपको 90 में से 60 ठीक करने हैं। आप 2 यूनिट छोड़ दो, अब आपको 80 में से 60 ठीक करने हैं। जितना छोड़ते जाओगे उतना ही डिफिकल्ट होता चला जाएगा आपके लिए। सो ट्राई टू कवर 100% सिलेबस। ये जरूर हो सकता है कि मान लो पूरे टॉपिक में से मैं एक चीज छोड़ दूं। मान लो मैं स्टैट्स पढ़ रहा हूं और स्टैट्स में मुझे काई स्क्वायर टेस्ट नहीं समझ आया, शायद उसको छोड़ दूं, चलेगा, कोई बात नहीं, बिकॉज नाउ यू रन रिस्क ऑफ लूजिंग 1 क्वेश्चन। पर आप ये नहीं कर सकते कि मैं पूरे का पूरा बिजनेस स्टैट्स ही छोड़ दूं। सो दैट इज गोइंग टू बी अ बैड आइडिया। सो गाइस, वंस अगेन, क्योंकि हम लोग 12-13 साल से इस चीज को हम लोग कराते आ रहे हैं, तो और काफी लोग ऐसे में दिखाई देते हैं कि यूजीसी नेट निकालने के लिए 2 साल 3 साल 4 साल से वो लोग लगे हुए और पास नहीं हो रहा है फिर भी। सो गाइस, यूजीसी नेट का पेपर आईआईटी जेई या कैट या सिविल सर्विसेज की तरह डिफिकल्ट नहीं है। ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल पेपर है। अगर आप फिर भी फेल हो रहे हो, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आप सिलेबस पूरा नहीं कर रहे हो और आप स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। स्मार्ट बनने कैसे, मैं ये छोड़ दूँ, ये कर लूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब आप इस जाल में, यूट्यूब वाली दुनिया में आप मतलब घुस रहे हो, या मैराथन क्लास कर लूँ, मैं 3 घंटे में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लूँ। जब आप इस दुनिया में हो तो आपको सफलता प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई होगी। और बाकी, सो गाइज, नाउ यू गॉट द आइडिया कि कैसी बुक्स, कैसे रिसोर्सेज और कैसे आपको सिलेक्ट करना है, कैसे आपको उसको लेके आपको आगे बढ़ना। ऑफ कोर्स विल एडवाइज कि प्रिपेयर विद ह्यूमन पेरिटस एंड यू डोंट हैव टू लुक बैक। अभिनव सर। हाँ, तो बेसिकली ना जो सर बताना चाह रहे हैं वो 2 अलग अलग टाइप के एग्जाम्स का डिफरेंशिएशन बता रहे हैं। एक पेपर होता है आपका सब्जेक्टिव, ठीक है, और एक पेपर होता है आपका ऑब्जेक्टिव। अब दोनों ही पेपर को प्रिपेयर करने का जो तरीका है वो डिफरेंशिएट कर जाता है, क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन या सिलेबस के कवरेज, ये इन सारी चीज़ों में फ़र्क आ जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर आपसे उन्होंने पूछ लिया कि फलाना किताब किस फलाना राइटर ने लिखी है, इसका मतलब हो गया कि वो टॉपिक भी आपको आना चाहिए था, है ना, एंड दिस कीवर्ड हैज टू बी नोन टू यू। पर सब्जेक्टिव पेपर में इस तरीके का चैलेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट इज वाई एक जो अप्रोच आपको रखनी है इस पेपर को तैयार करते समय, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टारगेटेड अप्रोच करनी है। एंड जैसा कि क्वार्टर की 700-800 पन्नों की किताबों से गो थ्रू करके जितना टाइम और आरओआई आपको मिलेगा, ठीक उसी प्रकार हमने जो ह्यूमन पेरिटस ने जो स्टडी मटेरियल तैयार किया है, कंसाइज बुक 140 पेज की, वो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के तैयार किया है जो नेट में पूछ रहे हैं सवाल, या जिस तरीके के सवालों का पैटर्न समझ में आ रहा है। सो दैट इज द पॉइंट रिलेटेड टू व्हाट इज टारगेटेड अप्रोच एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉलेजेस पेपर जो आपने दिए होंगे। सो गाइस, नेक्स्ट आइटम पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज तैयारी कैसे करनी है, हाउ टू प्रिपेयर। सो गाइस, मैं आपको आपका एंड ऑब्जेक्टिव बता देता हूं कि आपको कहां पहुंचना है। अब वहां पहुंचने का मैं तरीका ही बताऊंगा, पर आप अपना तरीका भी चूज कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। आपको पहुंचना कहां है? इस टाइम पिछले 15 साल के पेपर देखो ना आप, तो पिछले 15 साल में अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 हजार सवाल अवेलेबल हैं पेपर 2 के, और 8 से 9 हजार सवाल ही अवेलेबल हैं पेपर 1 के, विच इज इन पब्लिक डोमेन, यूजीसी नेट इन कॉमर्स के। आपको क्या करना है, ये 8 से 9 और 8 से 9 में जो ये 17-18 हजार सवाल हैं, आपका लेवल, आपकी कैपेबिलिटी ये करने वाला हो जाए, आपका जेआरएफ निकल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 8 से 9 हजार सवाल या जो 17-18 इनको आप याद कर लो। याद करना नहीं, उसको समझना, या उसमें जो कॉन्सेप्ट टेस्ट किया गया है उसको समझना। गाइस, वंस अगेन, सवाल रिपीट नहीं होगा, कॉन्सेप्ट भर भर के रिपीट होगा। तो उसको हमें
उसको हमें समझना है कि उसमें उसने क्या पूछा है, कहाँ से आया है, क्या उसका बैकग्राउंड है। लेकिन अगर ये 17-18 हज़ार सवाल करने की हमारी कैपेबिलिटी बन गई है, हम ऑल इंडिया रैंक 1 भी लेके आ सकते हैं, हमारे लोग लेके आए भी हैं, हम 100% भी हम लोग स्कोर कर सकते हैं। सो दिस इज वेयर यू हैव टू रीच अल्टीमेटली। वंस अगेन मेरा टेस्ट है कि मेरी तैयारी होगी या नहीं होगी, मेरा टेस्ट है कि मैं इस लेवल पे पहुंच गया नहीं हो गया, कि इन जो 17-18 हज़ार सवाल का जो बैकग्राउंड है, इनके पीछे जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, इनके पीछे जो कीवर्ड है, वो मेरे समझ में आते हैं नहीं आते हैं। आप में से कुछ लोग बोल सकते हो कि 2019 में सिलेबस चेंज हो गया था तो पहले वाले क्यों करें। नॉनसेंस, कुछ चेंज नहीं हुआ था, कुछ चीजें एक्स्ट्रा ही आई थी, तो वो पेपर भी इक्वली रेलेवेंट हैं जो 2019 से पहले भी जो थे। ठीक है, तो टारगेट हमने बना दिया, सो वी नो कि वेयर वी हैव टू गो। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू रीच देयर। अब हाउ टू रीच देयर में एक ना यूनिवर्सल थ्योरी कोई नहीं है, क्योंकि आप सबका लेवल ऑफ डिफिकल्टी अलग है। इनफैक्ट आप में से कई लोग हमें फोन करते हो कि मेरा टाइम टेबल बना दो, एंड वी टेल यू गाइज यू आर नॉट इन क्लास 10th, राइट? आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना होगा। क्यों? क्योंकि हम आपका टाइम टेबल बना ही नहीं सकते। बाय द वे आई एम रियल, मतलब मुझे सरप्राइज होता है कि यूट्यूब पे लोग ये वाला वीडियो भी क्यों देखते हैं कि टाइम टेबल बना दो। क्यों? क्योंकि आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, सबका अलग अलग है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बिजनेस स्टैट्स पढ़ने में 50 घंटे लगाने पड़ेंगे। आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो 8 घंटे में बिजनेस स्टैट्स को कवर करके आगे बढ़ जाएंगे। सो हाउ कैन देयर बी अ यूनिवर्सल टाइम टेबल विच इज सेम फॉर एवरीबडी? अपना सिलेबस देखो, सिलेबस से कीवर्ड देखो, और देखो कि उस कीवर्ड में मैं किस किस में कितना कंफर्टेबल हूं, किस किस में मैं कितना कंफर्टेबल हूं, या किस किस में मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। एंड दैट इज हाउ यू फाइंड आउट कि मेरा गैप कितना है। एंड अगेन गाइज, उसके लेट मी टेक यू टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन पैराइटस, एंड आई वांट टू शो यू समथिंग। सो जैसे आप एनरोल करते हो ना विद ह्यूमन पैराइटस, तो हम आपको यूजर नेम और एक पासवर्ड देते हैं, एंड दिस वेर यू रीच वंस यू लॉग इन। अब हमने इसमें क्या किया हुआ है कि हमने ना पूरे सिलेबस को पहले यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, जो कि यूजीसी नहीं कर दिया, हमने तो क्या किया। ठीक है, अब इसके अगर फर्दर हम लोग जाते हैं, जैसे कि मैं एचआरएम में चला गया, ठीक है, अब एचआरएम का पूरा सिलेबस है ये, हमने पूरे उसको ना छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया है फर्दर। जैसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अगर अंदर जाता हूं, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की वीडियो क्लास है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की एक ई बुक है, यू कैन लुक एट इट। ठीक है, दिस इज द ई बुक। ठीक है, और इसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के जितने भी सवाल आए हैं पिछले 15 साल में, वो सब हमने एक ही जगह हमने इकट्ठा करके हम लोगों ने उनको मतलब डाल दिया है। जितने भी सवाल आए हैं पिछले मतलब 15 साल में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के, यहाँ आपको एक ही जगह वो सारे के सारे आपको सवाल दिखाई देंगे विद द ईयर। जैसे कि ये वाला सवाल कॉमर्स में नवंबर 2017 में आया था, ये आपके सामने है। Not only commerce but also the management. Yes, because they are also equally relevant. ठीक है, सो गाइस कमिंग बैक, कि मुझे इन सवालों को करने के लेवल पे आना है, करने की कैपेबिलिटी पे आना है। टॉपिक वाइज है, छोटा छोटा करके मैंने आपको बताया। अब वो गैप कैसे पूरा करना है, उसके लिए मेक अ स्मार्ट प्लान। स्मार्ट इन द सेंस की हर कीवर्ड बाय कीवर्ड आपको देखना है कि किससे मेरा गैप है। कुछ कीवर्ड ऐसे भी होंगे जिसमें सिर्फ सवाल करना ही काफी होगा। कुछ कीवर्ड कैसे होंगे कि सवाल मेरे से नहीं हो रहे हैं, तो मैं जाके ना बुक से मैं उसको उस चैप्टर को मैं रेफर कर लेता हूं। कुछ कीवर्ड ऐसे होंगे मुझे बुक से भी समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए मैं जाके उसकी वीडियो क्लास देख लेता हूं। सो यू हैव टू मेक अ प्लान विच इज कीवर्ड बाय कीवर्ड। जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि क्योंकि तुमने ह्यूमन पैराइटस को पैसा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर एक वीडियो को देखते चले जाओ। मेक अ प्लान एज पर यूर अंडरस्टैंडिंग, एज पर यूर प्रिपरेशन नीड। ऐसा नहीं करना है कि हर चीज करते चले गए। हर कीवर्ड में देखो कि उस कीवर्ड को, सवालों को
करने के लिए कितना गैप है और कैसे मुझे उसको कवर करना है। सेकेंड थिंग गाइज, पेपर 1 को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। यूजुअली होता है कि आई टेल यू टिपिकल सिनेरियो कि जैसे आपके नंबर आगे मान लो एग्जाम में 60%, जेआरएफ का कट ऑफ कितना था 65%। आप घर आते हो और आप अपना स्कोर देखते हो, स्कोर कार्ड आता है और आप देखते हो कि एंड यूजुअली क्या होता है कि आपके पेपर जैसे आपके अगर 60% नंबर आए तो आपके पेपर 1 में मान लो आगे हाइपोथेटिकली 65%, पेपर 2 में आगे अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो 57%, और आपको लगता है कि लो भाई, एंड देन यू मेक अ कंक्लूजन कि पेपर 1 में तो मैंने 65% ले लिया था, पेपर 2 में मेरे 57-58% आए, पेपर 1 इज माई शॉर्ट कमिंग, पेपर 1 में मेरी कमी है, मैं पेपर 1 पे पूरी जान लगा देता हूं। यू कम टू दिस कंक्लूजन एंड यू आर रॉन्ग। वाई यू आर रॉन्ग? क्योंकि अगर पेपर 1 में 65% नंबर आए हैं तो आपको अपने आप को शाबाशी नहीं देना है। पेपर 1 में तो 75 to 80% मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। सो जो पेपर 1 का स्कोर है दैट इज वेरी क्रिटिकल अगर आपको जेआरएफ निकालना है तो। सो पेपर 1 आपकी पेपर 2 की शॉर्टकमिंग को दूर करने के लिए है। सो पेपर 1 में जो रिक्वायर्ड कट ऑफ है उससे हल्का सा कम भी चलेगा और पेपर 2 में उससे सिग्निफिकेंटली ज्यादा आपको स्कोर करना है। सॉरी मैं शायद गलत बोल गया, दोबारा बोलता हूं। पेपर 2 में रिक्वायर्ड कट ऑफ से थोड़ा कम भी चलेगा, पर पेपर 1 में आपको सिग्निफिकेंटली ज्यादा आपको स्कोर करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, और लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। इसका दूसरा कारण यह भी है, एंड क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट तो आपने इकोनॉमिक्स ही पढ़ा है, पेपर 1 में एक एडिशनल मार्क स्कोर करने के लिए जो एफर्ट लगेगा इन कंपैरिजन टू पेपर 2 में एक एडिशनल मार्क स्कोर करने के लिए जो एफर्ट लगेगा, पेपर 1 का एफर्ट इज मच मच लोअर। द मार्जिनल रिवार्ड ऑफ एफर्ट इन पेपर 1 इज मच मच मोर देन पेपर 2। सो अगर पेपर 1 में 65% स्कोर किया तो अपने आप को थप्पड़ मारना है, अपने आप को शाबाशी नहीं देना है। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट पेपर 1। और पेपर 1 के कुछ टॉपिक्स हैं जैसे डीआई है, लॉजिकल रीजनिंग है, या आपका कम्युनिकेशन है। सो ये कुछ ऐसे, इनके तो सारे सवाल ठीक होने ही होने चाहिए। कंप्यूटर है, इनके सवाल होंगे ठीक गाइज, नहीं हो तो हमारे पास आओ, तुम हमें बताओ, हम तुम्हारा ठीक कराएंगे। ठीक है। सो गाइज मोटा मोटा दिस हैज टू बी योर अप्रोच। सो गाइज हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट कर लो, ये कर लो, यूट्यूब कर लो, ये हम ये कहेंगे ओवरऑल अप्रोच की करना क्या है, तैयारी कैसे करनी है। बाकी आप लोग ज्ञानी हो, आप लोग खुद ही अपना कुछ प्लान बनाओगे। वी हैव टोल्ड यू कि पहुंचना कहाँ है। अभिनव सर आपकी तरफ से कुछ? हाँ सर, वही जैसे कि काफ़ी सही तरीके से सर ने बताया भी ना कि ये जो स्टडी प्लान, कई बार स्टूडेंट्स के कॉल भी आते हैं कि सर एक बार ना टाइम टेबल बनवा दीजिए, एक बार ना स्टडी प्लान बता दीजिए। आई मीन अब कोई कहीं बैठा है, मैं यहाँ पे हूँ, उनका पढ़ने का तरीका क्या है, दूसरे का तरीका क्या है, दैट इज ऑलवेज अ डिफरेंट एंड ऑलवेज अ वेरिएबल। इवन कई सारे ना वीडियोज भी आई एम श्योर, मतलब आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, दे आर टेलिंग कि आप 1:2 में पढ़िए, कि आप 1 घंटा इसको दीजिए, 2 घंटा उसको दीजिए, इस रेशियो में पढ़िए। देखिए मतलब मैं समझता हूँ कि आप जब अपने, कई लोग तो काम छोड़ के पढ़ने बैठ रहे हैं तो उनके लिए नया नया पढ़ना थोड़ा सा कठिन है। दे आर लुकिंग फॉर दीज थिंग्स कि कोई हमें एक तरीके से बता दे। बट देखिए जो हार्श ट्रुथ है वो तो है ही। इवेंचुअली आपको अपना एक कहना चाहिए ना, जो आजकल हम लोग भी एक नया वर्ड सीखे हैं, वाइब जो होता है वो ना आपको अपना ढूंढना पड़ेगा कि आप किस एफर्ट में कैसे आप टेम्परामेंट बढ़ा रहे हैं, स्टेमिना बढ़ा रहे हैं। हाँ, 3-4 बातें जो हम आपको बता सकते हैं। पहली चीज़ तो अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए कि ठीक है, मेरा इस सब्जेक्ट में मेरा हाथ थोड़ा सा ठीक है, मैं 8 महीने बाद पढ़ने बैठ रहा हूँ तो मैं इससे शुरू कर लेता हूँ। रादर देन गिविंग योर सेल्फ अ चैलेंजिंग अप्रोच, आप थोड़ा धीरे धीरे शुरू कर सकते हो। एंड धीरे धीरे आप जो घंटे भी डिसाइड करोगे वो भी धीरे धीरे आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप एक लय में आते हो, पढ़ते जाते हो। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, वो जो सर ने भी बताई, कि अगर मैं एक बार आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में ले जाता हूँ, और यहाँ पे जब हम HR के कोर्स में ऑलरेडी है ही, तो इसी से मैं आपको दिखाता हूँ। तो कोई भी एक कोर्स पे चलते हैं एंड लेट्स गो टू आई गेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चलते हैं। ठीक है,
अब देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अब क्या पढ़ना है, लेट्स सपोज कि आपके पास कोर्स है एंड आप एनरोल हैं। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके पास ये टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये 13 या 14 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे एंड दिस विल कवर योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीटली। अब आप इसको चाहे घंटे में बांटिए, चाहे इसको आप नहीं बांटिए, इट डजेंट मैटर, ठीक है, ये आपके टॉपिक्स रहेंगे ही जो आपको पढ़ने हैं। एंड इसमें भी जो प्रायोरिटी सेट करेंगे कि क्लास हो गया या बुक हो गया या क्वेश्चंस हो गए, जैसे भी आप उसको देख लेंगे। सो द पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू मेक इज इट्स नॉट दी कि नंबर ऑफ कि कितना आपने वो दे दिया, आर दे दिया, क्या कर दूं, 2 घंटे बैठ जाऊंगा तो बस हो जाएगा, फिर मैं चाहे 2 घंटे बैठ के कुछ भी करूं। आपको तो पता है कि आपका सिलेबस क्या है। देयर इज अ क्वांटिफिकेशन जो डिसाइड करेगा कि आपका टाइम कितना लगेगा, है ना, रादर देन कि आप उसको डिसाइड कर लो कि 4 घंटे मैंने डेली दे दिया तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक, इट्स ऑलवेज सब्जेक्टिव एंड ऑलवेज, एंड अगर आप उसको क्वांटिफाई कर भी रहे हैं तो सही दिशा में उसको क्वांटिफिकेशन करिए। So guys, let's move on to next item which is mock test. अब guys कोई भी हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, मॉक टेस्ट का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। ऑब्वियसली एग्जाम से पहले हमें मॉक टेस्ट लगाने भी हैं। हम लोग भी अपने प्लेटफॉर्म पे यू कैन सी कि मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं और बच्चे जाके देते भी हैं PYQ एंड मॉक टेस्ट। फ्रेश मॉक टेस्ट भी यहाँ जाके आप दोगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं एक एक करके, एंड यू विल गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा पूरे 100 क्वेश्चन है पेपर 2 के, इस तरह पेपर 1 का होता है। सो यू विल गो थ्रू दीज मॉक टेस्ट, ठीक है। लेकिन मैं मॉक टेस्ट कितने देने हैं इस बात के लिए आई विल जस्ट लीव अ थॉट विद यू, बाकी डिसाइड आप लोग करना है। सो गाइस हम किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट क्यों देते हैं, पहली बात आपको ये सोचना होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे मॉक टेस्ट से सवाल रिपीट होते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी काफी लो है। अगर 1-2 हो भी गया तो उससे कुछ लाइफ में फर्क नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि वहां तो 65-70 सवाल ठीक करने हैं। तो न तो मॉक टेस्ट से सवाल रिपीट होते हैं, तो फिर मॉक टेस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है किसी भी एग्जाम के लिए। मॉक टेस्ट का सिग्निफिकेंस है कि हम एग्जाम टाइप माहौल का हम रेप्लिकेट करते हैं। हम ये डिसाइड करते हैं पहले मैं किस तरह के सवाल करूंगा, बाद में किस तरह के सवाल करूंगा। मॉक टेस्ट से मैं टाइम मैनेजमेंट सीखता हूँ, एक जो हल्का सा स्ट्रेस आता है उससे थोड़ा गुजरना मैं सीख लेता हूँ। तो ये सब मॉक टेस्ट का पर्पज है। पर जो यूजीसी नेट का पेपर है ना, उसमें जो टाइम मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी कम है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि ऑन एन एवरेज आपके पास 150 सवाल हैं, 180 मिनट हैं, मतलब एक सवालों करने का 1 से ज़्यादा मिनट है, और आपके पूरे पेपर में मुश्किल से 10-12 सवाल ही होंगे जहां कुछ न्यूमेरिकल टाइप कुछ कैलकुलेट करना होगा। जैसे कि पेपर 1 में DI होगा, फिर पेपर 1 में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी के सवाल होंगे 5, उन बल्कि 3 होंगे, 1-2 तो इंडियन लॉजिक के होते हैं, तो 5 DI के होंगे, 3 सवाल वो हो गए 8, शायद 1-2 सवाल उसका आपका निकल जाए कंप्यूटर नॉलेज में बेस कन्वर्जन का, तो 9 सवाल हो गए। फिर पेपर 2 में मुश्किल से 3 से 4 होंगे जो न्यूमेरिकल वाले सवाल होंगे। अब वो कहीं से भी आ सकते हैं, चाहे वो डिविडेंड डिसीजन में से है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से है, कहीं से भी छोटा मोटा कैपिटल बजटिंग से है, वो आपका कहीं से उठ के सवाल आ सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के 13-14 से ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं हो सकते 150 में से, बाकी सारा पेपर थ्योरेटिकल है। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यूजीसी नेट अगर कॉमर्स में देने जाते हैं और अगर कोई आपको आके ये बोलता कि मैं इसलिए फेल हो गया कि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि सारा पेपर ही थ्योरेटिकल। आपको एक नजर में यू विल गो थ्रू इट एंड यू विल अंडरस्टैंड इट कि ये तो आता है नहीं आता है। इनफैक्ट बिकॉज वी नो इट, आप पेपर देने जाओगे 3 घंटे से पहले बाहर आने नहीं देते, आपका पेपर पूरा हो जाएगा और आप छत वत यहां देखना शुरू कर देते हो, पड़ोस बाजू में कौन एक बार निहार भी लेते हो, ठीक है, कोई पक्षी उड़ा के खिड़की से। तो गाइस हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट तुम दो, 1, 2, 3, 4 तुम दे लो, पर इससे ज्यादा मॉक टेस्ट के पीछे नहीं भागना है। द इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ मॉक टेस्ट आफ्टर 3-4 टेस्ट इज वेरी 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 लेस।
मॉक टेस्ट के पीछे आपको नहीं भागना है, यूजीसी नेट इन कॉमर्स। अब वो कितने आपको देने हो आपकी मर्जी, आप 2 दे के आपको तसल्ली होती है, 4 दे के 6 दे के, वो आपकी मर्जी है। बट वी हैव टोल्ड यू द ओवरऑल थिंकिंग कि मॉक टेस्ट का क्या रिलेवेंट है यूजीसी नेट में और कितना हमें उसको याद करना है, नहीं याद करना है, ठीक है। सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग कि पीवाईक्यूज का क्या करना है। सो सबसे पहली बात तो अगर पीवाईक्यू का एक काफी अच्छा रिसोर्स है जो कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ गूगल करना है। अभिनव सर से मैं अनुरोध करूंगा कि वो टाइप करें यूजीसी नेट कॉमर्स, यूजीसी नेट कॉमर्स, यहाँ लिख लेते हैं। हाँ जी अभिनव सर, यूजीसी नेट कॉमर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आई थिंक हाँ इस पे एंटर हम लोग कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। सो गाइज यहाँ आपको ह्यूमन पैटस का लिंक आ जाएगा, ठीक है, ह्यूमन पैटस प्रीवियस ईयर पेपर। सो गाइज इस पेज पे जाओगे और यहाँ आपको 2009 से लेके 2024 तक के सारे पेपर विद आंसर की, कुछ पेपर के वीडियो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, अच्छे से आप देख सकते हो। 2009 तक सारे पेपर हैं ये, ठीक है। तो यहां जाके आपको पेपर और इनके आंसर के आपको मिल जाएंगे। गाइज मेक श्योर कुछ भी आप कर रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, कहीं से कोचिंग ले रहे हो, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ह्यूमन पैटर्स के साथ हो, तुक्के लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पिछले 15 साल के एक एक करके सारे सवाल जरूर करने हैं। पीवाईक्यू का यूजीसी नेट में सुपर डुपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है गाइज। पीवाईक्यू को हमें अच्छे समझ के इसको जरूर करना है, ठीक है। अब जो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली 9 हज़ार करीब पेपर 1 के बनेंगे, 9 के करीबी पेपर 2 के बनेंगे। पर पेपर 2 के जो उस पे सवाल है ना, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अपना स्टैट्स है या अपना इंटरनेशनल बिजनेस है, एचआर है, ओबी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो अगर समय लगे मैनेजमेंट वाले भी कर लेना। इनफैक्ट अगर आप 2024 का पेपर जून वाला, क्योंकि हम दोनों की कोचिंग देते हैं, मैनेजमेंट और कॉमर्स का अगर आप उठा के देखोगे ना, तो आपके पास समझ में आ गया कि सवाल बनाने वाले लोग भी सेम हैं और आप ये जरूर करना है अलग साइज। कम से कम 10 से ज्यादा सवाल मैनेजमेंट और कॉमर्स के सेम हैं 2024 के जून में जो पेपर हुआ, जो अभी मतलब लीक हो गया, दोबारा से होगा खैर, लेकिन 10 से ज्यादा सवाल उसमें सेम है। इनफैक्ट अगर कोई, क्योंकि कॉमर्स का पेपर शायद सुबह हुआ था, मैनेजमेंट का शाम को हुआ था या उल्टा था, तो सुबह किसका हुआ था, जो भी पहले हुआ था, तो सुबह अगर शाम वाले सुबह वाला पेपर देख के गो थ्रू कर लेते तो शायद 10 सवाल तो वहीं हो जाते, पर ऐसा संभव नहीं है क्योंकि 2 घंटे गैप होता है, बस कौन पूरा पेपर सोल्व करेगा, कौन क्या करेगा। पर कहने मतलब है वो वाले सवाल भी आप कर लेना। तो ये आपको पूरा जो है पीवाईक्यूज आपको सारे एक बार आपको इस तरह अपने करने हैं। सो गाइस लेट्स कम टू नाउ लास्ट थिंग। सबसे पहली बात, अगर यस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए वो तो है ही, ठीक है, ओके। एंड गाइस सबसे पहली बात, अगर कोई भी ऐसी चीज है जिससे आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, डू इट इन द कमेंट, हम सिंसियरली उसका जवाब भी देंगे। हो सकता है हमारी अंडरस्टैंडिंग में कुछ भूल चूक होगी हो, उसका हम करेक्शन भी लिख देंगे कि हमसे, हाँ तुमने बढ़िया बात की है, तो हम अपनी बात को वापस लेते हैं और वहीं हम उसको लिख भी देंगे, ठीक है। सो गाइज वंस अगेन मेरी तरफ से समरी ये है कि यूजीसी नेट कॉमर्स मुश्किल पेपर नहीं है, इत्मीनान से सिर्फ 3 से 4 महीना पढ़ना है, टारगेटेड पढ़ना है, 100% सिलेबस करना है, समझ के करना है। नोबडी कैन स्टॉप द जेआरएफ, पहली बार में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। दिस इज व्हाट वी कैन प्रॉमिस यू। डू कंसिडर ह्यूमन पैटस। इनफैक्ट आप हमारे साथ आके एक दिन का ट्रायल भी ले सकते हो, एंड खुद ट्रायल लेके एक दिन आप समझो कि कैसे हम आपका नेट या जेआरएफ हम आपका क्रैक करवाएंगे। एंड सो अभिनव सर आप कंक्लूड करना चाहेंगे? हाँ, बस जैसा कि इस पूरे वीडियो में बार बार हमने आपको बोला ही है कि
एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे, कन्वेंशनल चीज़ों को पूरा करेंगे, जो प्री रिक्विजिट है जैसे PYQ से गो थ्रू करना, उनको अगर आप राइटली फॉलो करेंगे तो पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, इट डजेंट मैटर, अगर आपने ये कर दिया डेफिनेटली आप उस टारगेट को अचीव करेंगे जो आपको चाहिए। बिकॉज इसमें कोई जादू या मैजिक या फिर कोई छड़ी नहीं घुमाई जा रही है, इसमें आप वही कर रहे हैं जो जरूरी है, जो सिलेबस है, जो सवाल हैं, जो चीजें आपको जाननी चाहिए, आप उन्हीं चीजों को कर रहे हैं। इसी को हम एक लाइन में टारगेटेड अप्रोच बोल भी रहे हैं। एंड सेकेंडली ह्यूमन पेरिटस जो है, हम लोग पिछले 10-12 सालों से इस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं एंड वी हैव गॉन थ्रू ऑल दोज फेजेस जब नेट ने अपना सिलेबस बदला एंड हाउ वी चेंज आवर सेल्फ इन द टर्म्स ऑफ सिलेबस एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, कि हम कैसे खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। तो हमारे साथ कैसे तैयारी आप करोगे, कैसे आप JRF निकालोगे, इसके लिए आप हमारी टीम को डायरेक्टली कांटेक्ट करिए एंड डू वन थिंग, कि आप हमारे साथ ना एक दिन का फ्री ट्रायल लीजिए एंड तब लीजिए जब आपके पास उस कोर्स को एक्सप्लोर करने का समय भी है। केवल लेने के लिए मत लीजिए, उसका कोर्स का फ्री ट्रायल लीजिए एंड उन सब्जेक्ट्स और उन टॉपिक्स को जरूर गो थ्रू करिए जो आपको अच्छे से आते हैं। तभी आप समझ पाएंगे कि हमने जो पढ़ाया है, हमने जो अप्रोच यूज करी है वो कितनी कॉम्पिटेंट भी है, राइट। उसी तरीके से क्या कहते हैं, आपको ना इस कोर्स की जो गुणवत्ता है वो आपको समझ में आएगी। एंड अगेन कई सारे इनसाइट्स सर हमने ऑलरेडी इसमें शेयर किए स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे तैयारी करने में वो आगे बढ़ सकते हैं। एंड सर एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? So guys, that's all the best, do well or keep in touch. Thank you so much.